नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करेंगे ईटीएफ की, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। ये एक म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन एक अलग तरीके की चीज़ है जो आपको बहुत फ़ायदा दिला सकती है उस तरह के बाजार में जब आप मार्केट पे कॉल लेना चाहते हैं, या आप एक किसी सेक्टर पे कॉल लेना चाहते हैं, या किसी आप थीम पे कॉल लेना चाहते हैं और आपको पूरे मार्केट को प्ले करना है, तब ये बहुत ही कारगर साबित होता है। और इस पर हम बातचीत करेंगे हेमंत भाटिया से, जो निप्पन लाइफ एएमसी के हेड ईटीएफ हैं और 15 सालों का उनको अनुभव है ईटीएफ चलाने का। तो आज इनसे बातचीत होगी और आपको पूरी जानकारी मिलेगी ईटीएफ के बारे में। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो शो पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद नीरज। मैंने सोचा हेमंत कि ईटीएफ के बारे में हम लोग आज बात करनी चाहिए, और आप चूंकि इसमें बहुत लंबे समय से जुड़े, बहुत एक्सपीरियंस है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, एनरिच करिए कि ये ईटीएफ क्या होता है, ब्रीफली बताइए, और फिर इसके फायदे क्या हैं। श्योर। देखिए, ईटीएफ आप अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक म्यूचुअल फंड है जो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है। और क्योंकि ईटीएफ है तो इसकी जो अंडरलाइंग रहती है वो बेंचमार्क से अलाइंड होती है, एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ईटीएफ रहते हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो जो बेंचमार्क का कंपोजिशन कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं वही उस पर्टिकुलर ईटीएफ में पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो रहेंगे। तो ईटीएफ का काम है अपने बेंचमार्क को क्लोजली ट्रैक करे, एंड जो बेंचमार्क का रिटर्न्स है उन रिटर्न्स के आसपास ही रिटर्न दे, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर एंड एक्सपेंस रेशियोज। ओके, अच्छा, ये जो तरह तरह के अलग अलग होते हैं कि आप निफ्टी का भी ले सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जूनियर निफ्टी का भी है, फिर वैल्यू का भी है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो क्या इसका मकसद ये होता है कि मान लीजिए कोई खास सेक्टर या कोई खास थीम बहुत पसंद है मुझे और मुझे उसकी तरफ जाना, तो फिर मैं उस वाले ईटीएफ की तरफ ध्यान दूं? श्योर। देखिए, ईटीएफ जैसे आपने राइटली कहा, ईटीएफ हम बोलते हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। कई सारे इंडेक्स पे ईटीएफ लॉन्च्ड है। तो जैसे अगर मैं कुछ ईटीएफ की बात करूं जो ब्रॉड मार्केट बेस्ड है, तो जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी 50 ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है जो आपके टॉप 50 स्टॉक्स रहते हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ जो है वो 51st to 100 स्टॉक को ट्रैक करता है। उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, जो उस इंडेक्स में 51st to 100 स्टॉक रहते हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मिड कैप पे भी कई सारे ईटीएफ है जो कंप्लीट मिड कैप सेगमेंट को ट्रैक करते हैं। जैसे मिड कैप 150 ईटीएफ है तो वो मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करता है, 151st to 101st to 251st स्टॉक बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड स्मॉल कैप के भी हैं ईटीएफ, नहीं इंडेक्स फंड फॉर्मेट में। तो ब्रॉड मार्केट के कई सारे ईटीएफ है जिसमें आप कंप्लीट मार्केट बाय कर सकते हो, लार्ज, मिड, स्मॉल। एट द सेम टाइम कई सारे सेक्टोरल फंड्स भी है। तो अभी जैसे आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप ब्रॉड मार्केट बेस्ड ईटीएफ और इंडेक्स फंड लेंगे। अगर आपको टेक्निकल कॉल लेना है अपने पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है कि लो पॉइंट पे है, वैल्यूएशन काफी बढ़िया है, तो कई सारे ईटीएफ है जो बैंकिंग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे निफ्टी बैंक का इंडेक्स जो है, कई सारे ईटीएफ ऐसे हैं जो आईटी सेक्टर को ट्रैक करते हैं, फार्मा सेक्टर को ट्रैक करते हैं और ऑटो सेक्टर को ट्रैक करते हैं। तो निवेशकों के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग, पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन, टेकिंग टैक्टिकल कॉल्स ऑन मार्केट। तो ईटीएफ जो है ये वेरियस पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है और इसके लिए हम इसको एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नहीं, बहुत अच्छा नाम दिया आपने, एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। अच्छा, जो सामान्य तौर पे म्यूचुअल फंड है और इसमें क्या फ़र्क है ईटीएफ में? देखिए, ईटीएफ जैसे मैंने आपको कहा ईटीएफ एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो इसका जो बेसिकली जो भी स्टॉक, हम इस ईटीएफ को कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इसके लिए क्योंकि एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है रियल टाइम। इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इसको बाय सेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप एक स्टॉक की तरह इसमें लिमिट ऑर्डर्स डाल सकते हैं, स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये स्टॉक की तरह एक्सचेंज पे ट्रेड तो होता ही है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल ये ओपन एंडेड फंड, एक ओपन एंडेड फंड की तरह है जिसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। काफी ट्रांसपेरेंट है क्योंकि एक इंडेक्स को मिमिक करता है और इंडेक्स एक ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो पोर्टफोलियो में कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे वो एक ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी से इंडेक्स वही कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे जो इंडेक्स का पार्ट है। तो एक नॉर्मल ओपन एंडेड फंड आप अगर कहें तो
बेसिकली वो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होता है, आपको सिर्फ एंड ऑफ द डे नैव मिलती है, सिंगल नैव मिलती है जिसपे आप बाय सेल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक नॉर्मल ओपन एंडेड फंड और ईटीएफ में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये, ओपन एंडेड फंड्स में आपको डीमैट अकाउंट नहीं लगते, जबकि ईटीएफ खरीदने में आपको डीमैट अकाउंट लगते हैं, सिमिलर टू बाइंग एनी अदर स्टॉक। करेक्ट। तो फिर हेमन, एक सवाल मेरे मन में उठता है कि अगर हम मार्केट पे कॉल लेना चाहते हैं, टेक्निकल कॉल है मेरी, या किसी सेक्टर पे मैं कॉल लेना चाहता हूँ और मैं उसके ईटीएफ को चुनता हूँ, तो क्या उस सेक्टर के रिटर्न और हमारे रिटर्न लगभग बराबर होंगे या कम ज़्यादा होंगे? देखिए, जनरली ईटीएफ का जो मैंडेट रहता है वो अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करना रहता है, तो जो इंडेक्स में कंस्टिट्यूएंट्स है वही ईटीएफ के पोर्टफोलियो में कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे। तो जो इंडेक्स का रिटर्न रहेगा, ईटीएफ का रिटर्न भी उसके आसपास ही रहेगा। आसपास में इसके लिए कहता हूं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है, ईटीएफ जनरली एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट होता है, तो एक मिनिमल एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। एट द सेम टाइम ईटीएफ क्योंकि अपने बेंचमार्क को ट्रैक करता है, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रैकिंग एरर, ठीक है। तो ट्रैकिंग एरर रहती है, तो सब्जेक्ट टू एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर, इंडेक्स या फंड या तो ईटीएफ के रिटर्न अपने अंडरलाइंग इंडेक्स के समान ही रहेंगे और उसके आसपास ही रहते हैं। ये जो एक बार हमें और समझाइए कि ये जो ट्रैकिंग एरर है ये क्या होती है? ठीक है, ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ऑन डेली बेसिस आपके फंड की नैव पब्लिश होती है और उसके बेस पे रिटर्न्स निकलते हैं, डेली बेसिस पे आपके बेंचमार्क के रिटर्न्स निकलते हैं। अब आपका जो फंड का रिटर्न है और बेंचमार्क का रिटर्न्स है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है उसकी सीरीज निकाली जाती है और उस सीरीज की वॉलेटिलिटी को ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो ट्रैकिंग एरर इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन फंड्स रिटर्न एंड द बेंचमार्क रिटर्न, ठीक है। लोअर द ट्रैकिंग एरर, जितनी ट्रैकिंग एरर कम रहती है बेटर इट इज। उसका मतलब ये हो जाता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को एकदम क्लोजली ट्रैक कर रहा है, और क्योंकि ईटीएफ में कोई कॉल नहीं लिया जाता है, कोई स्टॉक कॉल नहीं होता है, कोई सेक्टर कॉल नहीं होता है, ईटीएफ का जो फंड मैनेजर होता है उसका जॉब यही रहता है कि वो अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को क्लोजली ट्रैक करे एंड उसके आसपास के रिटर्न दे। सो एक ईटीएफ फंड मैनेजर के लिए लोअर ट्रैकिंग एरर इज वन ऑफ द एसिड टेस्ट फॉर द ईटीएफ फंड मैनेजर। तो बड़ी लाइफ इजी होती होगी ईटीएफ के फंड मैनेजर की, नहीं? देखिए कैसा होता है कि अब आप स्टॉक पिकिंग करते हैं और सेक्टर पिकिंग करते हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे द मैंडेट इज वेरी क्लियर, कीप ट्रैकिंग द अंडरलाइंग इंडेक्स, ठीक है। तो अब अंडरलाइंग इंडेक्स को ऑन द फेस लगेगा ट्रैक करना इजी है, लेकिन क्या होता है कि इसमें कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, स्टॉक स्प्लिट्स आते हैं, कई सारी चीजें आती है, बोनसेस आएंगे, डिविडेंड्स रीइन्वेस्ट करने होते हैं, तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। अगर वो हमने नहीं किया तो फंड का रिटर्न और बेंचमार्क के रिटर्न्स में काफी गैप आ जाते हैं, जिससे ट्रैकिंग एरर बढ़ जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों साइड का अगर इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा है या कम है, दोनों ट्रैकिंग एरर माना जाएगा, लेकिन कम है तो आपको लगता है कि कम है। हेमन, जनरली अगर हम इंडस्ट्री वाइड या स्पेसिफिक बात ना करें तो कितना होना चाहिए ट्रैकिंग एरर आमतौर पर? देखिए, ट्रैकिंग एरर की कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, तो जो रेगुलेटरी लिमिट जो दी हुई है वो है 2% की। अगर आपका 2% से ज्यादा रहता है देन यू नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स एज पर द रेगुलेशंस। बट जनरली हमने देखा है अगर आपका मोस्ट ऑफ द ईटीएफ की ट्रैकिंग एरर रेंज इज बिटवीन, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक निफ्टी 50 ईटीएफ, ट्रैकिंग एरर रेंज करेगी 3 बेसिस पॉइंट्स एनुअलाइज्ड टू 15-20 बेसिस पॉइंट्स एनुअलाइज्ड, ओके। तो ऑल्दो एक डिफरेंट एएमसीज ईटीएफ लॉन्च करती है और पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन हाउ दे ऑपरेट, okay, depending on how they are managing their ETF in terms of various corporate actions etc, उसकी ट्रैकिंग एरर वेराई करेगी बिटवीन सर्टेन रेंज बेसिकली। तो जनरली हमने देखा है हमारे फंड्स की ट्रैकिंग एरर 2 से 3 बेसिस पॉइंट्स रहती है निफ्टी 50 फंड्स की। करेक्ट, हाँ, 0.2% या समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एक चीज़ और हेमन, एक किसी ने मुझे बताया था कि मैंने पढ़ा फिर उसको कि एक टोटल इंडेक्स रिटर्न और एक इंडेक्स रिटर्न है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ट्रैकिंग एरर में आएगा, प्लस रेशियोज क्या है एक्सपेंसेस की वो भी आएंगे। तो ये जो टोटल इंडेक्स रिटर्न और रिटर्न इंडेक्स, इस पे क्या डिफरेंस आता है? श्योर, देखिए 2 तरीके के इंडेक्स होते हैं, एक होता है प्राइस इंडेक्स और एक होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। नॉर्मली हम जो ट्रैक करते हैं इंडेक्स के लेवल, निफ्टी के लेवल, सेंसेक्स के लेवल, वो प्राइस इंडेक्स होता है। प्राइस इंडेक्स में डिविडेंड नहीं होता है, ठीक है। और जो टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है उसमें सारे डिविडेंड भी रीइन्वेस्ट किए जाते हैं, और क्योंकि आपके डिविडेंड अंडरलाइन कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो वो
फिर से आपके इंडेक्स में के रिटर्न में ही ऐड हो जाते हैं, उसको टोटल रिटर्न्स इंडेक्स कहते हैं, और प्राइस इंडेक्स में आपके डिविडेंड नहीं रहते। तो जो ईटीएफ होता है वो टोटल रिटर्न्स इंडेक्स को ट्रैक करता है, क्योंकि ईटीएफ में भी जो कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो अंडरलाइन कंस्टिट्यूएंट डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, और ईटीएफ के रिटर्न्स इन लाइन विद टोटल रिटर्न्स इंडेक्स ही चलते हैं। तो यानी वो जो डिविडेंड मिला वो उसमें री इन्वेस्टेड माना जाता है और उसको उसके कैलकुलेशन भी करते हैं, इसलिए टोटल इंडेक्स रिटर्न उसमें निकल के आता है। और इस तरीके से जो भी कॉर्पोरेट एक्शन स्प्लिट हुआ है, बोनस हुआ, वो भी उसमें एडजस्ट किए जाते हैं। यस यस, करेक्ट। हेमन, अब इसका आगे का सवाल ये है कि ऐसे बाज़ारों में जहाँ पे कभी आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है या मार्केट बहुत नीचे आ गया है, या कोई सेक्टर खास तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आईटी इसमें बहुत पिटा हुआ है, तो क्या उसको प्ले करने के लिए ईटीएफ एक बेस्ट टूल होता है? कि आपको लगता है कि आपको एक बेट लेनी है तो आप आईटी सेक्टर में, उदाहरण के लिए, कि आप आईटी का ईटीएफ ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे शेयर हो, आपको दिख रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ गए, तो उसको इस जरिए अगर प्ले किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। करेक्ट, आपने परफेक्ट कहा। देखिए कैसा रहता है, अब अगर आपका निवेशक का व्यू है कि आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन बॉटम आउट हो रहे हैं एंड इट इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन आईटी सेक्टर, रादर देन एक पर्टिकुलर स्टॉक या मल्टीपल स्टॉक्स को चूज करने के बजाय आप अगर पूरा सेक्टर ही खरीद ले, तो आप जो आउटगेस करना पड़ेगा स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस, वो एक रिस्क आप एलिमिनेट कर रहे हैं। आप कंप्लीट सेक्टर बाय करेंगे वाया ईटीएफ, तो आउटगेसिंग कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, नॉन सिस्टमिक रिस्क कम हो जाएगी, और जो भी उस सेक्टर का परफॉर्मेंस रहेगा फ्यूचर में, आपका ईटीएफ उसी के आसपास का इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा। तो क्या होता है, अगर आपको कोई भी सेक्टर भी प्ले करना है, फिर वो आईटी हो, बैंकिंग हो, फार्मा हो, ऑटो हो, अब ईटीएफ के इतने बड़े प्रोडक्ट बुकेज हो चुके हैं कि इन्वेस्टर एक कंप्लीट पैसिव ओनली पोर्टफोलियो भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जिसमें वो कंप्लीट सेक्टर पे कॉल ले सकता है, रादर देन आउटगेसिंग व्हिच स्टॉक इज गोइंग टू आउट परफॉर्म इन फ्यूचर। तो अजय, इसमें आपका तो तजुर्बा बहुत लंबा है, 15 साल का है, तो इसमें ज़्यादा बेटर वो रहता है ना कि आप ईटीएफ के जरिए जाइए, पूरे सेक्टर पे ले, रादर कि आप स्टॉक गेस करते रह जाइए, पता लगा कि जिसको आपने गेस किया था वो तो चला ही नहीं, बाकी सब चल गया। राइट, वो जरूर होता है। मतलब आउटगेसिंग के लिए तो हम बोलते हो क्रिस्टल बॉल चाहिए आउटगेस करने के लिए, जो किसी के पास होता नहीं है, ठीक है। तो बेटर होता है कि आप मार्केट के कलेक्टिव विजडम पे जाएं। मार्केट का कलेक्टिव विजडम वही होता है जो रेट उस पर्टिकुलर स्टॉक को मार्केट असाइन करता है, वही उसका सही रेट है, और ईटीएफ में आपको मार्केट के रिटर्न मिलते हैं, मार्केट से अलाइन रहते हैं आप। करेक्ट। हमें एक प्रोडक्ट है, टारगेट मैच्योरिटी कैटेगरी में भी आते हैं बहुत सारे, और आपके यहाँ भी है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या होता है? देखिए, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स लास्ट 2 साल में काफी पॉपुलर हो चुके हैं, और ये एक फिक्स्ड इनकम पैसिव कैटेगरी है। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स अगर आप देखते हैं तो अगेन पर्टिकुलर टारगेट मैच्योरिटी फंड एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है, फिक्स्ड इनकम इंडेक्स को ट्रैक करता है, और उस पोर्टफोलियो को टारगेट मैच्योरिटी फंड का जो पोर्टफोलियो होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अंडरलाइंग इंडेक्स को मिमिक करना है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड ड्यूरेशन। जब मैं क्रेडिट कहता हूं, जो अंडरलाइंग इंडेक्स होगा वो एक ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी के बेसिस पे बना हुआ होगा, उसमें क्लियरली डिफाइंड अंडरलाइंग रहेगा। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी ट्रिपल ए सीपीएससी, उसमें एसडीएल्स हो सकते हैं, उसमें 100% जीसेक हो सकते हैं, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ देम, ठीक है। तो जो इंडेक्स में कॉम्बिनेशन होगा अंडरलाइंग का, वही टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में वही कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो का पार्ट होगा। सेकेंडली, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में एक डिफाइंड मैच्योरिटी होती है, ठीक है। तो जो इंडेक्स की मैच्योरिटी रहती है वही पोर्टफोलियो की टारगेट मैच्योरिटी फंड की मैच्योरिटी रहेगी। तो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन एंड मैच्योरिटी, पोर्टफोलियो विल बी कंप्लीटली अलाइंड टू द अंडरलाइंग इंडेक्स। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बहुत जनरली एक सेफ प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, माना जा सकता है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो और इंडेक्स होता है, दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिंपल है, बाय एंड होल्ड। जो भी अंडरलाइंग आपने बाय किया वो बाय एंड होल्ड कीजिए, अनलेस रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटरी गाइडलाइंस टू रीबैलेंस एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव इज टू बाय एंड होल्ड द अंडरलाइंग। इसके लिए इसमें विजिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि डिफाइंड मैच्योरिटी है, एक बॉन्ड की तरह इसका पे ऑफ होता है। अगर आपने आज एंटर किया और मैच्योरिटी तक होल्ड किया बेसिकली, तो आपको विजिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स काफी रहती है इसमें, जब आप एंट्री लेते हैं तब से। एंड आप ये कह सकते हैं कि एक ओपन एंडेड एफएमपी की तरह है, जिसमें मैच्योरिटी का क्लियरली डिफाइंड है, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर कैन एंटर एनी टाइम एंड एग्जिट एनी टाइम,
डिपेंडिंग ऑन देयर कॉल। बट जनरली हम इन्वेस्टर को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में निवेश करते हैं तो आप उसकी मैच्योरिटी तक होल्ड कीजिए, और ताकि जो इंटरिम वॉलेटिलिटी रहेगी, जो मार्क टू मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगी, वो आप उसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। हेमंत, क्या इसमें ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट वाले प्रोडक्ट होते हैं क्या, जिसके अंडरलाइंग ज्यादातर डेट में हो? यस, इट इज, जैसे मैंने आपको कहा, ये पैसिव फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है एंड डेट प्रोडक्ट है, तो अंडरलाइंग आपकी डेट सिक्योरिटीज ही रहेंगी इसमें, अंडरलाइन डेट सिक्योरिटीज होंगी और उसके थ्रू करेंगे। एक चीज़ और मेरे मन में आ रही थी कि जो ईटीएफ्स हैं, क्या ये लिक्विडिटी इनमें कुछ इश्यूज होते हैं क्या, कि मतलब जितने तरीके के ईटीएफ मार्केट में अवेलेबल है उसमें कुछ हो सकता है कि बहुत हाईली लिक्विड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, निफ्टी 50 बीज है मान लीजिए, या कुछ सेक्टोरल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे में हो सकता है लिक्विडिटी हो, ऐसा कुछ ट्रेंड होता है क्या? देखिए, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं कहूंगा। देखिए, जनरली ईटीएफ की लिक्विडिटी डिपेंड करती है अंडरलाइंग की लिक्विडिटी पे, तो एज लॉन्ग एज जो अंडरलाइंग लिक्विड अगर है तो ईटीएफ लिक्विड होना चाहिए। ये एक चीज हो गई। तो अगर किसी को खरीदना बेचना है तो दो तरीके होते हैं बेसिकली। एक होता है एक्सचेंज पे आ जाइए और खरीद लीजिए, दूसरा होता है एएमसी के पास आइए और यूनिट्स ले लीजिए, एएमसी इन टर्न बास्केट बाय कर देता है। बट हम अपना कन्वर्सेशन रेस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सचेंज पे। अब किसी इन्वेस्टर को अगर एक्सचेंज पे बाय करना है, ठीक है, तो एक होता है कि क्योंकि अंडरलाइंग लिक्विड है तो ईटीएफ के यूनिट्स लिक्विड रहेंगे, तो वो एक रीजन है ईटीएफ का लिक्विड होने का। दूसरा रीजन ये हो जाए कि कई सारे ईटीएफ में नेचुरल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा पॉपुलर ईटीएफ होते हैं तो इन्वेस्टर्स नेचुरली उसमें बाय सेल करते हैं। तो इन्वेस्टर जब नेचुरली बाय सेल करते हैं तो ईटीएफ का प्राइस अलाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे नैव एक्सेट्रा बहुत क्लोज होता है उसके रियल टाइम नैव के आसपास। और जो नेचुरल इन्वेस्टर्स होते हैं वही इंश्योर करते हैं कि ईटीएफ ज्यादा से ज्यादा लिक्विड रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट मेकर्स भी रहते हैं ईटीएफ में, जो वो दोनों साइड बाय सेल कोड्स प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। वो एक सर्टेन स्प्रेड्स पे रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को उन ईटीएफ में ज्यादा वॉल्यूम दिखेगा जहां पे नेचुरल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा है बाय सेल करने के लिए। तो अल्टीमेटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट मेकर्स, natural volumes, that is natural investors who are there in the ETF, they determine the liquidity of a ETF. परफेक्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो हेमंत और लौट के आएंगे तो दो सवाल और मेरे मन में है। एक, क्या कुछ लोग, या मतलब जनरली पूछने के लिए कि लोग इसको ट्रेडिंग की तरह भी लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या बहुत सारे लोग करते होंगे ईटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं। और एक सवाल ये है कि क्या जिसको एक रेगुलर इनकम चाहिए, क्या वो इसको इस्तेमाल कर सकता है किसी भी तरीके से, उसका फ़ायदा हो सकता है क्या? ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है ईटीएफ के बारे में। और ईटीएफ के गुरु, 15 सालों से ईटीएफ में काम कर रहे हैं हेमंत भाटिया, उनसे मैं बात कर रहा हूं, जो निपल लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ईटीएफ हैं। हेमंत, अभी बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि ईटीएफ के फ़ायदे क्या है, ईटीएफ क्या है, कैसे पैसे लगाएं और कैसे रिटर्न्स आते हैं। तो एक बड़ा स्वाभाविक से मेरे मन में सवाल उठता है, बहुत सारे लोग क्या ईटीएफ में ट्रेडिंग भी करते होंगे, क्या इसको उस तरह भी यूज़ कर लेते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा है कि ईटीएफ एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। मैं ये भी कहूंगा ईटीएफ एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो अलग अलग निवेशक होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, राइट। किसी का ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है एसेट एलोकेशन करना, किसी को टेक्निकल कॉल्स लेने, ठीक है, मार्केट पे, सेक्टर्स पे। तो ईटीएफ सभी तरह के इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं। फिर वो टेक्निकल कॉल हो, मार्केट पे कॉल लेना हो, टेक्निकल अप्रोच हो, तो मल्टीपल इन्वेस्टर्स इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर जैसे अपनी बातचीत हुई, अगर आईटी सेक्टर ठीक लग रहा है तो आपने आईटी ईटीएफ ले लिया। कल उठ के अगर बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा लगता है तो आपने बैंकिंग ईटीएफ ले लिया। एट द सेम टाइम कई बार हमने देखा है, जैसे मार्केट में काफी फॉल आता है तो कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इसे पूरी मार्केट ही खरीद लूं। अब जब मार्केट बाउंस बैक करेगी तब कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मार्केट बाउंस बैक करेगी, वो अगर इन्वेस्टर का अगर वो उस चीज पे अगर कन्विक्शन है तो कई लोग पूरे का पूरा मार्केट ही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 50 अगर आप इंडेक्स बोलते हैं तो निफ्टी 50 ईटीएफ ले लीजिए। जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लग जाएगा। तो वहां पे कैसा होता है कि मल्टीपल पर्पसेस के लिए ईटीएफ होते हैं। जब मार्केट टैंक होता है आप ले लीजिए, और जब बाउंस बैक हो जाता है और आपके लेवल्स आ जाते हैं तो आप उसको एग्जिट भी कर सकते हैं। तो
मल्टीपल पर्पज इसके लिए यूज हो सकता है। इंटरेस्टिंग। एक बहुत ही छोटा जवाब चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके पास वाली लमसम मनी है, 50 लाख 1 करोड़ है, और उनको 3-3 महीने में रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो मार्केट के हिसाब से अपनी या सेक्टोरल कॉल बनाएं और ETF में पैसा लगाएं। पॉसिबल है ये? हाँ देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स के लिए बोलते हो, अगर आप इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है 3 मंथ, जनरली हम कहते हैं इक्विटी के लिए बहुत शॉर्ट टाइम होराइजन है। आपका होराइजन जनरली 3 से 5 साल का तो होना ही चाहिए अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई टेक्निकल कॉल लेना चाहता है तो वो फिर 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है और 3 महीने का भी हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर कॉल ले सकते हैं। परफेक्ट। तो ये है ETF की पूरी कहानी जो हमें समझाई है मैंने बहुत विस्तार से, और हमने जितने सवाल आपके मन में हो सकते थे वो सब पूछ लिए। फिर ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये वाला नहीं पूछा, तो ट्रेडिंग कर सकते हैं नहीं, उससे रेगुलर इनकम ले सकते हैं कि नहीं, किस तरह के माइंडसेट के साथ आपको ETF में जाना चाहिए, और ये किस तरीके से डेमोक्रेटिक और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो हेमंत से बातचीत बहुत अच्छी रही। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसका फ़ायदा उठाएंगे, और मार्केट पर अगर आप कॉल लेना चाहते हैं, सेक्टोरल कॉल लेना चाहते हैं, तो ETF एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। लिक्विडिटी बहुत होती है इसमें, तो आप कभी भी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, और बहुत कम खर्चे में ये आपके लिए अवेलेबल प्रोडक्ट है। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये नॉलेज शेयर करने के लिए।